नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज we are going to start a new chapter, and this is again very important chapter from exams point of view. लास्ट जो मैंने दो चैप्टर पढ़ाए वो दोनों एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, ट्रायल बैलेंस और डेप्रिसिएशन, क्योंकि उन दोनों टॉपिक पे एमसीक्यूज तो नॉर्मली आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के अलावा उन दोनों टॉपिक में से एमटीक्यूज भी आता है। इसी तरह ये जो बैंक रिकंसिलिएशन है इसके भी एमसीक्यूज तो आते हैं पेपर में, लेकिन एमसीक्यूज के अलावा एमटीक्यूज भी आता है। अब ये नहीं है कि सर ने बता दी ये 3 एमटीक्यूज है तो ये 3 ही आएंगे। स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैंने बार बार कहा है, पेपर जो है आपका वेरी कर रहा होता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट के ये तीनों एमटीक्यूज आ जाए, यानी कि कौन कौन से? ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन और बैंक रिकॉन्सिलिएशन। और मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का एमटीक्यूज जो है वो करवा दिया था, अगर आपको याद हो, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन। और मैंने आपसे कहा था बहरहाल वो मैं क्लासेस हमारी इस तरीके से एंड हो रही है, पिछली दो जो हमने क्लासेस ली है कि टाइम नहीं बच रहा, वरना वो 10 मिनट लगेंगे। एक एमटीक्यूज है जो कि हमारा जो है वो मॉक सेशन में मौजूद है, डेप्रिसिएशन का। बड़ा आसान सा एमटीक्यूज है। हो सकता है मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई हो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूं उसकी, तो आप लोग सुन लीजिएगा। कुछ भी नहीं है उसमें, एक सवाल है, एक कंपनी है, उसने एक एसिड खरीदा है, उसकी कॉस्ट निकालनी है पहले तो। उसमें 2-3 चीजें रेलिवेंट है और 2-3 इररेलिवेंट है। उसके बाद उसने बोला 2 साल स्ट्रेट लाइन क्या निकाल दो उस पर डेप्रिसिएशन, और 2 साल के बाद उसने बेच दी, तो बोला बेचने पे गेन या लॉस बता दो। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू को किससे कंपेयर कर लेंगे? सेल प्रोसीड। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो गेन, नेगेटिव आ रहा है तो उसने सारे नीचे फॉर्मेट बना के दिए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है कि गेन का ऑप्शन भी दिया है, लॉस का ऑप्शन भी दिया है, जो आंसर है उस कॉलम में लिख दो। तो बड़ा आसान सा सवाल है, इंशाल्लाह किसी दिन टाइम मिलेगा तो वो आपको सॉल्व करवा दूंगा, उसमें टेंशन की बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि लास्ट जो 2 टॉपिक हमने पढ़े, ट्रायल बैलेंस और उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये दोनों एमसीक्यूज में भी आते हैं, एमटीक्यूज में भी आते हैं। इसी तरह ये टॉपिक भी सेम है, एमसीक्यूज में भी आता है और इसका एमटीक्यूज भी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू या जनरल कॉन्सेप्ट। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं है। डेप्रिसिएशन में तो बहुत वेरिएशन थी ना, कि डेप्रिसिएशन में हमने स्ट्रेट लाइन भी देखा, डिमिनिशिंग भी देखा, आउटपुट भी देखा, डबल डिक्लाइनिंग भी देखा, फिर वहां पे जर्नल एंट्रीज भी देखी, कॉस्ट की कैलकुलेशन भी थी, गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज भी था, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी था, फिर उनकी जर्नल एंट्रीज भी थी। मतलब वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ थे। यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इतने ज्यादा, मतलब ये नहीं कि आप डिफरेंट तरीकों से देख रहे होंगे, एक वे है वो आपको सिखा दूंगा, तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अक्सर लोग इसको बीआरएस कहते हैं। ये जो टॉपिक है ना बीआरएस, या जिसको हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस टॉपिक में हमें ये डिस्कस करना है कि हमारे बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होता है, हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है। आज के दौर में बिजनेसमैन के लिए बड़ा जरूरी है कि वो बैंक अकाउंट जो है अपना डेफिनेटली मेंटेन करता है, बैंक अकाउंट लेके चलता है, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेसमैन किससे कर रहा होता है? चेक के थ्रू। खासतौर पे बिजनेसमैन, और जितना बड़ा बिजनेसमैन होता है उसकी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, और जो अमाउंट होती है ना ट्रांजेक्शन की, वो बहुत ज्यादा लाइट नहीं होती। मतलब बड़ी बड़ी अमाउंट के चेक होते हैं, मिलियन में, बिलियंस में। अब मिलियन बिलियन के कैश को कैरी करना क्या आसान होता है? कैश को काउंट करना क्या आसान होता है? उसके लिए आपके प्रॉब्लम होती है, रिस्की होता है। तो बेहतर क्या होता है कि आप किसमें डील करो? चेक में। और चेक में डील करने के लिए आपको बैंक अकाउंट खुलना पड़ता है। तो आज के दौर में बिजनेसमैन बहुत ही रेयर होंगे, ना होने के बराबर होंगे, जो कि अपना बिजनेस का बैंक अकाउंट यूज नहीं करते होंगे। तो बिजनेस बैंक अकाउंट की रिकंसिलिएशन यहाँ पे हम सीखेंगे। नाउ व्हाट इज रिकंसिलिएशन? देखिए, आप
बिजनेस का जो बैंक अकाउंट खोलते हैं, और ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, अगर मैं आपको एक याद दिलाऊं कि जब मैंने आपको बिल्कुल बेसिक डबल एंट्री स्टार्ट किया था, और मेरे हैंडआउट का जो पहला क्वेश्चन है जर्नल का, मिस्टर सलमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹800,000। अगले दिन सलमान ने 8 लाख में से 2 लाख कहाँ जमा करवा दिए थे? बैंक में। बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, फिर वो चेक से भी ट्रांजेक्शन कर रहा था। तो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट आप खोलते हैं, उस बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन 2 जगह पे रिकॉर्ड होती है। एक तो बैंक आपके बिहाफ पे आपका पूरा अकाउंट मेंटेन कर रहा है, पता है आपको ये बात? यानी जो जो चेक आप जमा करवा रहे हो, बैंक आपके स्टेटमेंट पे, बैंक उसको स्टेटमेंट कहता है, बैंक आपका स्टेटमेंट बना रहा होता है। जैसे जैसे आप चेक जमा करवाते रहोगे, बैंक आपके बैलेंस को बढ़ाता रहेगा, और जैसे जैसे आप चेक इशू करते रहोगे, बैंक आपके बैलेंस को कम करता रहेगा। तो एक रिकॉर्ड तो कौन मेंटेन कर रहा है आपके बिहाफ पे? बैंक। लेकिन क्या आप अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन नहीं करते, या खुद भी मेंटेन करते? बिल्कुल मेंटेन करते हैं। हम तो जो भी चेक इशू करते हैं, सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, परचेसेस डेबिट बैंक क्रेडिट, किसी भी रीजन पे चेक इशू करते हैं, हम अपने बैंक को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। अच्छा, अब हमारे पास चेक आया कस्टमर से, हमने कहां जाके जमा करवा दिया? बैंक में। बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कहीं से हमें कमीशन मिला, चेक मिल गया, चेक कहां जमा करवा दिया? बैंक में। बैंक डेबिट कमीशन इनकम क्रेडिट। मतलब जो चेक हमें रिसीव होते हैं वो हम कहां जमा करवाते हैं? बैंक में। तो हमारा बैंक बैलेंस, और बैंक की नेचर हमारे लिए क्या है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो हम चेक इशू करते हैं, अपने बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, और उसकी रीजन डेबिट कर देते हैं। रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। जो भी रीजन है जिसको हमने चेक दिया है, वो रीजन को डेबिट करते हैं और हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। चेक कहीं से आता है, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक डेबिट, वो रीजन क्रेडिट। रीजन से मुराद सेल की है, बैंक डेबिट सेल्स क्रेडिट। कस्टमर ने पुराने पैसे दिए रिसीवेबल वाले, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो हम एक रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर रहे हैं, और हमारे बिहाफ पे एक रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। अब एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा हूं, किसी पर्टिकुलर डेट पर अगर आप अपने बैंक का बैलेंस चेक करें, अब तो बहुत आसान तरीके हो गए, आप ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप बैंक चले जाएं, बैंक वाले आपको बैलेंस बता देते हैं, कॉल पे उनसे बैलेंस पूछ लें, वो आपको बता देते हैं। आप बैंक से जब बैलेंस पूछते हैं कि यार मेरे अकाउंट में क्या बैलेंस है, तो क्या एक बैलेंस आपके पास भी आ रहा होता है? आपके जहन में चल रहा होता है कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है। तो क्या जो आपके जहन में आ रहा है और जो बैंक से आंसर आ रहा है, मेरा सवाल ये है कि दे शुड बी इक्वल और दे शुड बी डिफरेंट? लॉजिकली दे शुड बी इक्वल, क्योंकि आपको पता है मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, तो बैंक को भी ये बताना चाहिए। अब जैसे मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट रात की एग्जांपल देता हूँ। मैं रात गया, मैं किसी को मुझे थोड़ी सी पेमेंट करनी थी, तो मैंने जेब में चेक किया तो बैलेंस थोड़ा कम था। मैंने कहा चले एटीएम से पैसे निकाल लेता हूँ। मैंने एटीएम से पैसे निकाले, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जब उसने वो पूछता है आखिर में, डू यू वांट रिसिप्ट? मैंने कहा यस। उस पर बैलेंस बताता है कितना बैलेंस अब है। तो जब मैं रिसिप्ट बैंक से निकाल रहा था ना एटीएम से, तो मेरे घर में एक अमाउंट चल रही थी कितना बैलेंस बताना चाहिए। मैंने देखा वही बैलेंस था, मैंने वही सिर्फ फेंक दी, क्योंकि बैलेंस जो मेरे जहन में था वही आ गया। अगर वो बैलेंस कुछ और बताता तो फिर मैं सोचता यार ये क्या है, कम क्यों हो रहा है। फिर मैं सोचता हो सकता है मैंने कहीं पे शॉपिंग की हो, कार्ड स्वैप किया हो, मैं भूल गया कि मैंने ये ट्रांजेक्शन की। हो सकता है मैंने एटीएम से पैसे निकाले हो, मैं भूल गया कि मेरे जहन में नहीं था। तो इंसान है, बहुत सारी चीजें सम टाइम आपका रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड आपस में मैच नहीं करता। यानी पहले तो आप ये सुन लें, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम अपने बैंक अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है उसको 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। कितनी जगह पे? एक रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक कर रहा है। और दूसरा रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? कंपनी खुद कर रही है, हम खुद कर रहे हैं। जो आपका अपना रिकॉर्ड है ना, उसको हम कहते हैं कैश बुक। क्या कहते हैं? अच्छा, उसको कैश बुक भी कहते हैं और उसको बैंक बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक बुक।
और उसको जो है वो बैंक अकाउंट भी कहते हैं। 3 नाम है इसके। क्या क्या कह सकते हैं? कैश बुक, बैंक बुक और बैंक अकाउंट। ये है इंटरनल। ये आपका कौन सा रिकॉर्ड है? इंटरनल, जो आप खुद मेंटेन कर रहे हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं, यानी हम जो बोलते हैं ना बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो ये बैंक अकाउंट का टाइटल यूज करते हैं। दूसरा इसका अल्टरनेट वर्ड क्या है? बैंक बुक। और तीसरा अल्टरनेट वर्ड क्या है? कैश बुक। ये एक्सटर्नल रिकॉर्ड है या इंटरनल रिकॉर्ड है? इंटरनल रिकॉर्ड। अच्छा, एक आपके बिहाफ पे रिकॉर्ड कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। उसको बैंक नाम देता है बैंक स्टेटमेंट। क्या नाम देता है? बैंक स्टेटमेंट। ये रिकॉर्ड इंटरनल है या एक्सटर्नल है? आप मेंटेन कर रहे हैं या आपके बिहाफ पे बैंक मेंटेन कर रहे हैं? आपके बिहाफ पे बैंक मेंटेन कर रहा है बैंक स्टेटमेंट। तो ये इंटरनल रिकॉर्ड हुआ या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल रिकॉर्ड। दूसरी बात, हम जब अपने बैंक में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, हम जब अपने बैंक में कोई चेक डिपॉजिट करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारा बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सबको पता है ये बात, कुल्लू मालूम। यानी आप जब बैंक में कोई चेक जमा करवाते हो तो आपका बैलेंस बढ़ता है। अच्छा, बैंक की नेचर हमारे लिए क्या है? एसेट बढ़ता है। तो यहाँ पे असल में ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा समझना आप लोगों को जरूरी है। इसको बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा जो डेबिट है ना इंटरनल रिकॉर्ड पे, यानी जब हम अपने पास बैंक को डेबिट करते हैं तो इसका मतलब होता है प्लस। प्लस का मतलब हमारा बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग खुदा खास्ता नेगेटिव पॉइंट नहीं ले रहे। कुछ लोग ये समझे कि सर शुरू में तो बहुत तकलीफ करते थे कि डेबिट का मतलब प्लस नहीं होता और क्रेडिट का मतलब माइनस नहीं होता। तो यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डेबिट का मतलब प्लस होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ बैंक हमारे लिए क्या है, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट, दैट्स व्हाई। अच्छा, जब मैं चेक इशू करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बैंक बैलेंस। जब बैंक बैलेंस कम हो जाएगा तो मैं अपने पास डेबिट करूंगा या क्रेडिट? यानी मेरा इंटरनल रिकॉर्ड में क्रेडिट जो है ना वो माइनस है। असल में ये बात क्यों बताइए? क्योंकि ये बैंक में जो है ना ये रिवर्स हो जाती है। अब उसकी लॉजिक है, मैं लॉजिक आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो ये बताएं, आप जब बैंक में जाके पैसे जमा करवाते हो, पता है बैंक एक तरीके से आपका अमानतदार है। ऐसा ही है ना भाई? मैं अगर शाहनवाज के पास पैसे जमा करवाना शुरू कर दूं तो जैसे जैसे मैं पैसे जमा करवाता रहूंगा शाहनवाज को, तो शाहनवाज की लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई मैं पैसे रखवा रहा हूँ इसके पास अमानत के तौर पे, तो वो पैसा इसके लिए लायबिलिटी है ना। और जब मैं इससे पैसे लेता रहूंगा तो इसकी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ती है तो मैं जैसे जैसे पैसे जमा करवाता रहूंगा ना, तो ये मेरे अकाउंट को डेबिट नहीं कर रहा होगा। ये मेरे अकाउंट को, बैंक से स्टेटमेंट अगर मैं लेकर आऊंगा, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट के कॉलम होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी का भी बैंक स्टेटमेंट देखें, मे भी हो सकता है इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का अपना बैंक अकाउंट भी हो, या आपके घर में आपके फादर का, मदर का, किसी भाई बहन का अगर बैंक अकाउंट है और कभी गलती से उनका बैंक स्टेटमेंट आपके हाथ में आ जाए तो उसमें 2 कॉलम होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा। तो आप जो पैसा डेबिट हो रहा हो ना, तो वो ये नहीं समझना कि पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है। वो डेबिट वाला पैसा उनके अकाउंट में आ नहीं रहा, उनके अकाउंट से, और जो क्रेडिट हो रहा होगा वो पैसा उनके अकाउंट में। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे जो ना फिर अगेन गलत कॉन्सेप्ट ले जाते, सर क्रेडिट का मतलब तो कम होता है। भाई ऐसा नहीं है। अब वहां बैंक के पॉइंट से देखो, मेरे अकाउंट में अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हो, वो 2 लाख रुपए बैंक के पास आपका पैसा किसके तौर पे रखा हुआ है? अमानत के तौर पे। उसके लिए लायबिलिटी है। आपने 50,000 रुपए निकाल लिए, तो ये बताओ बैंक की लायबिलिटी अभी भी 2 लाख रहेगी? कितनी हो जाएगी? 150। मींस बैंक की लायबिलिटी, तो वो तो बैंक की रिपोर्ट है ना, आपकी रिपोर्ट थोड़ी है। बैंक तो आपको कस्टमर डील कर रहा है, बैंक आपको एज अ क्लाइंट डील कर रहा है। तो बैंक बोलेगा भाई आपने कितने पैसे निकाल लिए? 50,000। अब मेरी लायबिलिटी 2 लाख नहीं है, कितनी है? 150,000। तो क्या बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? लायबिलिटी का रूल तो याद होगा, लायबिलिटी व्हेनेवर डिक्रीजेस,
गुड, ऑलवेज बीन, यानी बैंक स्टेटमेंट में अगर कोई चीज आपके डेबिट कॉलम पे है कोई अमाउंट, तो इसका मतलब है वो अकाउंट में पैसे आ नहीं रहे, अकाउंट से पैसे। और अगर बैंक स्टेटमेंट पे आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है तो आपके अकाउंट से पैसे जा नहीं रहे, आपके अकाउंट में पैसे। ये दो अलग अलग रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट आप बना रहे, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक रिकॉर्ड आपका एसेट है, और आपका एसेट जब जब बढ़ेगा डेबिट होगा, जब जब कम होगा क्रेडिट। एक आपके बिहाफ पे आपकी रिपोर्ट कौन बना रहा है? बैंक। और बैंक जो रिपोर्ट बना रहा है वो एक्सटर्नल रिपोर्ट है, और उसमें बैंक जब आपके स्टेटमेंट को यानी आपके अकाउंट के बैलेंस को बढ़ाता है, बैंक कहता है मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई, आपने और पैसा जमा करवा दिया, मेरे पास और पैसा आपके लिए आ गया है, तो मेरी लायबिलिटी। तो बैंक स्टेटमेंट को क्या कर देता है? वेरी गुड। और जब बैंक आपके अकाउंट से पैसा निकाल रहा होता है तो बैंक कहता है मेरी लायबिलिटी, मतलब बैंक खुद से नहीं निकाल रहा, आपने पैसे कहीं ना कहीं यूज किए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, कार्ड स्वैप कर दिया, आप रास्ते में जा रहे थे एटीएम से आपको जरूरत थी पैसे निकाल लिए, आपने इंटरनेट जो है ना वो कोई आपने प्रोडक्ट परचेज की, अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन दी, आपके जो है वो पैसे वहां से डिडक्ट हो गए, तो आपके पैसे बैंक से निकल गए, बैंक की लायबिलिटी। वेरी गुड, लायबिलिटी कम होती है डेबिट। यानी इन शॉर्ट दो बातें यहां करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फॉर एग्जांपल आपने एटीएम से पैसे निकाले, जैसे मैंने रात को पैसे निकाले तो मैंने पता नहीं वो डिलीट किया, शायद कर दिया होगा, तो रात मैंने देखा या सुबह मैंने नोट किया कि मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया हुआ था। उस मैसेज पे नॉर्मली बैंक क्या लिखता है कि डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन। अच्छा डेबिटेड, तो मैं तो खुश हो जाऊं यार, मैंने तो पैसे निकाले और बैंक बोल रहा है हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो भाई ये डेबिट जो है ना प्लस वाला डेबिट नहीं है, बैंक बोल रहा है कस्टमर भाई आपने जो है ना अपने अकाउंट से 5,000 रुपए निकाल लिए, हमने आपके अकाउंट के बैलेंस को 5,000 से, क्योंकि हमारी लायबिलिटी 5,000 से, लायबिलिटी व्हेनेवर डिक्रीजेस ऑलवेज बी। इसी तरह समटाइम ये होता है आईसीएमए वाले सैलरी अब तो हमें चेक देते हैं, बीच में ये था कि आईसीएमए वाले डायरेक्ट हमारे अकाउंट में चेक जमा करवा देते थे। चेक भी क्या होता है, वो इनकी सामने ये सैसी ब्रांच है, यहीं पे आईसीएमए का अकाउंट है, यहीं पे ज्यादातर फैकल्टीज के अकाउंट है। तो अब ये लोग क्या करते थे अक्सर कि इनके पास हमारा अकाउंट डिटेल मौजूद थी, डायरेक्ट पैसे कहाँ ट्रांसफर कर देते थे? अकाउंट में। तो फिर हमें चेक लेना नहीं पड़ता था, लाइन में जाके या बैंक में जाके चेक को डिपॉजिट नहीं करना पड़ता था, डायरेक्ट बस मोबाइल पे एक मैसेज आता था योर कस्टमर योर सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, यानी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। क्रेडिट का क्या मतलब? खुदा ना खास्ता माइनस हो गई है, आपके अकाउंट में आ गई है। इसी तरह बहुत सारे रीजन है, आपको किसी से पैसे लेने, बड़ा आसान ऑप्शन होता है आज के दौर में, आपने उसको बोला यार मैं आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूं, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बड़ा आसान तरीका है। वो आपके अकाउंट में जैसे ही पैसे भेजेगा फौरन आपको एक मैसेज आता है योर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट, प्यारे कस्टमर हमने आपके अकाउंट को इतने पैसों से क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट का मतलब खुश हो जाए, पैसे आ गए अकाउंट में, गए नहीं है, पैसा आया है। क्रेडिट बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई, आपका एसेट बढ़ गया, बैंक की लायबिलिटी बढ़ गई। तो याद रखें ये जो आपके इंटरनल डेबिट क्रेडिट है इसका मतलब है प्लस और माइनस, यानी डेबिट का मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि एसेट है, क्रेडिट का मतलब आपका बैंक बैलेंस क्योंकि एसेट है। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। लेकिन जो एक्सटर्नल रिपोर्ट है जो आप नहीं बनाते, आपके बिहाफ पे कौन बना रहा है? बैंक। वो आपके स्टेटमेंट को अगर क्रेडिट कर रहा है मींस के वो आपके अकाउंट में प्लस कर रहा है, उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। वो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर रहा है यानी माइनस कर रहा है क्योंकि उसकी लायबिलिटी, और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। ये बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब फिर कि सर व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर बीआरएस, व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मेरे भाई हम तो ये जर्नल लाइफ की बात कर रहे थे, अभी मैंने आपको अपनी मिसाल दी। मैं कोई बहुत बड़ा अकाउंट होल्डर तो हूं नहीं, ना कोई मैं बिजनेसमैन हूं, ना मेरी कोई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है बैंक से। हद से क्या होता है, मंथ एंड पे आईसीएमए ने चेक दिया, तबानी ने चेक दिया, हमने वो चेक जाके क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन करनी होती है तो डेली बेसिस पे कोई मेरा बिजनेस तो चल नहीं रहा कि मैं चेक इशू कर रहा हूँ या मेरे पास बहुत ज्यादा चेक आ रहे हैं और मैं बैंक में जमा करवा रहा हूँ। नॉर्मली मंथ के एंड पे
आईसी में तबानी से चेक आया, वो जमा करवा दिया ड्यूरिंग द मंथ। जब जब जरूरत पड़ी, कहीं शॉपिंग करने गए, कार्ड स्वैप कर दिया, बैंक से पैसे पे हो गए। इसी तरह समटाइम ये होता पेट्रोल पंप पे, अगर कैश नहीं है जेब में, कार्ड स्वैप कर दिया, पेमेंट हो गई। समटाइम जरूरत पड़ रही है, पैसे चाहिए, एटीएम से पैसे निकाल लिए। तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है ट्रांजेक्शन की, तो हमें तो अपना बैलेंस पता होता है नॉर्मली कि क्या चल रहा है। बात दफा हमारा बैलेंस भी मैच नहीं हो पाता वहां पे, क्योंकि मीन वाइल कुछ ट्रांजेक्शन हो जाती है वो हमारे जहन में, और बात दफा कुछ ट्रांजेक्शन तो इतनी, मैं एक वर्ड अगर यूज करूँ, खुफिया होती है कि वो आपको पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, बैंक हर चीज आपको इन्फॉर्म नहीं करता। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा बैंक अकाउंट है, जिसका भी बैंक अकाउंट होता है, हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। मेरा एमसीबी है, तो एमसीबी साल में वंस इन अ ईयर कुछ उसकी अकाउंट के चार्जेस होते, वो तकरीबन कमो बेश 1000 से 2000 के दरमियान है। उस पर टैक्स वगैरह सब कुछ शामिल होता है, मतलब वो अमाउंट, उसका टैक्स और सब कुछ, 2-3 छोटी छोटी अमाउंट होती है, 1200, 150, 100, कुछ मिला के वो 1000-2000 के दरमियान है। हर साल बैंक जुलाई में नॉर्मली वो, क्योंकि बैंक का ईयर एंड जून होता है, तो जुलाई से बैंक वो हमारे अकाउंट से पैसे क्या कर देता है, माइनस। अच्छा, नॉर्मली मैंने तो नोट किया है, बैंक उसके लिए मुझे कभी भी मैसेज नहीं करता कि डियर कस्टमर हमने आपके अकाउंट से इतने पैसे माइनस कर दिए। अब आप मुझे बताएं, वो जो पैसे मेरे अकाउंट से माइनस हो गए, तो क्या मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच करेगा? मुझे तो पता ही नहीं है बैंक ने कितने पैसे मेरे अकाउंट से माइनस किए। तो मैं फिर क्या करता हूँ, अक्सर ऐसा होता है जब मैं पैसे निकालता हूँ बैंक से, तो मेरे जहन में एक अमाउंट चल रही होती है, और मैं चेक करता हूँ बैलेंस मैच नहीं हो रहा, मतलब जो मेरे जहन में एक बैलेंस आ रहा था वो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। कुछ भी नहीं है, आज के दौर में तो इतना आसान है, उस वक्त फौरन भी अगर आप बैंक स्टेटमेंट से एक छोटी सी मिनी स्टेटमेंट निकल जाती है एटीएम से, एटीएम मशीन भी आपको मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करके दे देती है। मिनी स्टेटमेंट का मतलब होता है ऑलमोस्ट आपकी जो लास्ट 8 to 10 ट्रांजेक्शन है वो नजर आती है। इतनी सी स्टेटमेंट होती है, इतनी सी स्लिप, जो एटीएम की स्लिप नहीं होती वही स्लिप प्रिंट निकलता है, लेकिन उस स्लिप पे पिछली आपकी 10 ट्रांजेक्शन तकरीबन नजर आ रही होती है कि आपके पैसे कहाँ कहाँ से आए और पैसे कहाँ कहाँ पे, उसकी रीजन लिखी हुई है। अब जैसे ही मैं मिनी स्टेटमेंट निकालता हूँ एटीएम से, उस पर लिखा होता है बैंक ने एनुअल फीस चार्ज की है, उसका इतना टैक्स था और ये था, मैं समझ जाता हूँ ठीक है ये बैंक की एनुअल फीस है, ये मैं अपने पास भी रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मेरा बैलेंस बराबर आ जाए। इसी तरह और भी बहुत सारे रीजन है, ये तो मैंने आपको एक रीजन दी है, और ये तो मैंने आपको छोटे से अकाउंट होल्डर की बात बताई है। मेरे अपने अकाउंट में हर महीने बैंक एसएमएस चार्जेस माइनस करता है, मेरे ख्याल से वो 50 या 100 रुपए के दरमियान की अमाउंट है, लेकिन बैंक मुझे उसके लिए कभी भी मैसेज, लेकिन वो क्या है, एसएमएस सर्विस चार्जेस, क्योंकि बैंक हर खबर पे नजर रखता है। जैसे ही हम पैसे निकालते हैं फौरन मैसेज करता है, जैसे हम कहीं जाके शॉपिंग करते हैं ना, फौरन मैसेज आता है, डियर कस्टमर आपने आइडियाज पे शॉपिंग की है, हाइपर पे शॉपिंग की है, आपने जे डॉट पे शॉपिंग की है, और ये अमाउंट का आपका बिल था, ताकि खुदा ना खास्ता अगर वो कार्ड पे ज्यादा चार्ज, क्योंकि आप तो कार्ड उनके हैंड ओवर कर देते हो। आजकल तो पिन कोड का चक्कर भी आ गया, पहले तो पिन कोड भी नहीं मांगते थे, वो डायरेक्ट ही कार्ड आपका ऑन था, लेकिन अब थोड़ा सा ये अच्छी बात है, थोड़ी सी इसमें जो है ना आपके लिए सिक्योरिटी बढ़ गई है। क्योंकि पहले मैं जब कार्ड यूज करता था, एक अरसे से मैं अक्सर स्वैप करता हूँ, तो वहां मैं कार्ड देता था उनको और वो पेमेंट हो जाती थी, लेकिन अब जब मैं कार्ड देता हूँ तो वो मशीन आपके सामने रखते हैं और आपको बोलते हैं कोड डाल दें। आप कोड डालते हैं अपना जो आपका पासवर्ड है, फिर वो पेमेंट प्रोसेस करते हैं और आपको स्लिप भी देते हैं वैसे तो वो, और स्लिप के साथ फौरन आपको बैंक की तरफ से क्या आ जाता है, मैसेज कि डियर कस्टमर आपके इतने पैसे जो है। तो ये जो बैंक आपको मैसेज कर रहा है इसके भी चार्जेस वो चार्ज कर रहा है, लेकिन वो आपको इन्फॉर्म। इसी तरह ये छोटी छोटी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें, वैसे तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन हम जब कंपनी की बात करेंगे ना, तो कंपनी की जो अकाउंटिंग है ना मेरे भाई, उसमें तो इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन भी इधर रिकॉर्ड है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, वहां रिकॉर्ड है, यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अब जैसे एक छोटी सी मिसाल और दूं, ये बहुत छोटी सी अमाउंट है समझाने के लिए, फर्क तो फर्क होता है, चाहे वो 10 रुपए का हो या 20 रुपए का हो। आप अपने ही बैंक से पैसे निकालते हो ना एटीएम से, उस पर कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन आपका जैसे मेरा कार्ड एमसीबी है, अब मैं गया एमसीबी की एटीएम मशीन बंद है सपोज, या मैं गया तो वहां लिखा हुआ है कि आउट ऑफ ऑर्डर, या मैं गया तो वहां पता चला कि एटीएम काम ही नहीं करी, पता चला वो पैसे ही नहीं है उसमें, ये भी एक रीजन होती है। जब पैसे नहीं निकलते ना बाहर, तो इसका मतलब है मशीन में पैसे खत्म हो गए। तो बहरहाल फिर हम क्या करते हैं, अगर जरूरत है तो देखते हैं यार आसपास कोई और बैंक है, वहां जाके पैसे निकाल लेते हैं, हालांकि वो एमसीबी नहीं है,
लेकिन पैसे निकल जाएंगे। लेकिन वो क्योंकि आपका बैंक नहीं है, वो 15 या 20, पहले 15 रुपए होते तब शायद 20 रुपए हो गए, तो वो 20 रुपए भी आपके अकाउंट से माइनस होंगे, लेकिन वो मैसेज में लिखा हुआ नहीं आता। मेरे पास तो नहीं आता, जितने पैसे निकालता हूँ ना बस वही लिखा हुआ आता है कि डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस, जो मैंने पैसे निकाले, जो उसने बैंक चार्जेस चार्ज किए वो लिखा हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि बास ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जो बैंक के पास तो रिकॉर्ड है लेकिन आपके पास रिकॉर्ड, और बास ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती है जो आपके पास तो रिकॉर्ड है लेकिन बैंक के पास रिकॉर्ड। अब इनको हमने रिकंसाइल करना है। व्हाट इज रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि जब दो चीजें सेम होनी चाहिए लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट पर इफ दे आर नॉट इक्वल, तो वी हैव टू चेक, वी हैव टू रिकंसाइल। हमें देखना है कि व्हाई दे आर डिफरेंट रादर देन दे शुड बी इक्वल, व्हाई दे आर डिफरेंट। हमें पता है कि लॉजिकली दे शुड बी बराबर, दे शुड बी इक्वल, बट ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ये टाइमिंग डिफरेंस होता है जिसको हम टेम्पररी डिफरेंस भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस या व्हाट इज टेम्पररी डिफरेंस? असल में होता ये है, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। सपोज करें आज अक्टूबर की 30 तारीख है, सपोज कर ले, सही है। और वैसे मैंने भी शायद नोट किया अक्टूबर 31 का होता है ना, अक्टूबर की 31 पड़ रही है इस दफा संडे को, ठीक है। अक्टूबर की 31 कब पड़ रही है? संडे को। संडे को बैंक खुला होता है बंद होता है? बंद होता है, वेरी गुड। नॉर्मली सैटरडे को भी बैंक बंद होता है, ये बात पता है आपको? अच्छा, अब सपोज करें फ्राइडे कमिंग जो आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे जो आएगा, यानी 2 हफ्ते बाद जो फ्राइडे आएगा, आज सैटरडे है, एक फ्राइडे आएगा, आज क्या डेट है? आज 16 है, ठीक है ना। अब जो फ्राइडे आएगा उसके बाद जो फ्राइडे आएगा वो 29 है। 29 को सपोज करें मेरे पास कोई चेक है, अगर वो चेक एमसीबी का है ना, क्योंकि मेरा अकाउंट एमसीबी है सपोज, तो वो चेक फौरन ही बैंक में आ जाता है। मतलब यहां मैंने चेक जमा करवाया, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, मेरा अकाउंट इस ब्रांच में, वो कराची की किसी भी ब्रांच का एमसीबी का चेक हो, क्योंकि देखो मुझे जो चेक देगा जरूरी नहीं है कि उसका भी अकाउंट किसमें हो, जरूरी नहीं है, लेकिन ये मेरा अगर लक का फैक्टर है तो उसका अकाउंट भी कहाँ मौजूद है? एमसीबी में। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं ना, यहाँ पे आईसीए में से नॉर्मली मुझे मंथ एंड पे 2 चेक मिलते हैं, एक हेड ऑफिस का होता है, एक नॉर्थ कैंपस का होता है। लेकिन वो लोग जो 2 चेक देते हैं ना, एक देते हैं वो नॉर्मली अस्करी बैंक का और एक देते हैं एमसीबी का। अच्छा, मेरा अकाउंट तो यहाँ है, जब मैं यहाँ जाके जमा करवाता हूँ ना दोनों चेक, तो एक चेक तो मेरा उसी वक्त अकाउंट में पैसा आ जाता है फौरन। मतलब मैं बैंक से बाहर भी नहीं आता हूँ, पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है, क्योंकि अकाउंट एमसीबी, उन्होंने भी एमसीबी का चेक दिया, फौरन ही पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। लेकिन एक चेक वो मुझे किसका देते हैं नॉर्मली? अस्करी वाला चेक फौरन मेरे अकाउंट में। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, सपोज करें आई7 ने मुझे चेक दे दिया 26 तारीख को इस महीने, ठीक है, और 26 तारीख के बाद मैंने सपोज करें कि जुम्मे को जाके 29 तारीख को जुम्मे की नमाज के बाद जमा करवा दिया। चेक अस्करी बैंक का है। पहली बात तो सुन ले, वो जुम्मे को मेरे अकाउंट में क्लियर नहीं होगा। बैंक मुझे डिपॉजिट स्लिप वहां फिल करनी पड़ती है, उस पर स्टैम्प लगा के देगा 1 तारीख की, हालांकि मैंने 29 को जमा करवाया है। अब आप सोचेंगे सर बैंक तो नेक्स्ट डे की प्रिंट वो लगा के देता है स्टैम्प, नेक्स्ट डे तो 30 है, 30 तो है लेकिन नेक्स्ट डे बैंक हॉलीडे है। नेक्स्ट डे क्या पड़ रहा है? सैटरडे। उसका नेक्स्ट डे क्या पड़ रहा है? और 2 दिन में मंथ एंड हो रहा है, यानी मेरा मंथ एंड हो जाएगा संडे को, तो ये 2 दिन की वो काउंट नहीं होती, ये वर्किंग डे नहीं होते, नेक्स्ट वर्किंग डे की स्टैम्प लगती है। तो फ्राइडे के बाद नेक्स्ट वर्किंग डे इनका क्या है? मंडे, और मंडे को 1 तारीख है, उसने 1 तारीख की स्टैम्प लगा के दे दिया मुझे वो डिपॉजिट स्लिप। अच्छा, मैंने तो अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, मैंने अपनी बुक में तो रिकॉर्ड कर दिए, बैंक डेबिट इनकम फ्रॉम आईसीएमपी क्रेडिट, यही मेरी एंट्री बनती है ना, बैंक डेबिट, मेरा एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ता है तो डेबिट, एंड दिस इज माय सोर्स ऑफ इनकम, इनकम बढ़ती है तो इनकम फ्रॉम आईसीएमपी क्रेडिट। क्या ये चेक मेरे स्टेटमेंट पे क्लियर हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, अब सपोज करें अगला दिन गुजर गया 30 तारीख, उसका अगला दिन गुजर गया 31 तारीख। अब 31 तारीख की रात 12 बजे के बाद अक्टूबर का महीना खत्म, सुबह पीर को नवंबर शुरू हो जाएगा। नवंबर की सुबह मुझे एक मैसेज आएगा लाजमी बैंक से, डियर कस्टमर वी रिसीव अ चेक इनटू योर अकाउंट। अभी उसने क्लियर नहीं किया होता, क्लियर करने से पहले एक मैसेज करता है
प्यारे कस्टमर, एक चेक हमें मिला है आपके अकाउंट का, ये अमाउंट है, और वो आगे लिख देता है कि ये आपके अकाउंट में आ जाएगा क्लियर होने के बाद। वो सम टाइम मंडे की शाम तक क्लियर होता है और सम टाइम नेक्स्ट डे भी चला जाता है, वो मैंने नोट किया है अक्सर। अब चाहे वो मंडे की शाम को क्या मंडे की सुबह भी अगर क्लियर कर देंगे ना, मेरे अक्टूबर के बैंक स्टेटमेंट पे वो अमाउंट कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे अक्टूबर के इंटरनल बुक में वो रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि मैंने जब जमा करवाया था तो अपने पास फौरन क्या कर लिया था, रिकॉर्ड। तो क्या मेरी बुक में रिकॉर्ड है, लेकिन ये चेक कहाँ रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं जब अक्टूबर का नॉर्मली मंथली रिकनसाइल लोग करते हैं, मैं अक्टूबर का बैंक रिकनसाइल कर रहा हूँ, क्या करूंगा, बैंक से स्टेटमेंट लेकर आऊंगा और अपने रिकॉर्ड को सामने रखूंगा, दोनों को मैच करूंगा। अब मैंने ये देखा यार, मेरा जो बैंक का बैलेंस है वो कुछ और आ रहा है और मेरा जो इंटरनल बैलेंस है वो कुछ और आ रहा है। वजह क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास तो रिकॉर्ड है लेकिन बैंक के पास रिकॉर्ड, और रिवर्स भी हुआ है, कुछ चीजें ऐसी भी है जो कहाँ रिकॉर्ड है लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, एक तो मैंने एग्जाम्पल दे दी कि ये चेक मेरे पास तो रिकॉर्ड हो गया था लेकिन ये बैंक के पास रिकॉर्डिंग पे भी नजर नहीं आ रही। इसी तरह बार दफा क्या होता है, आप किसी को चेक इशू कर देते हो, जब आप चेक इशू करते हो ना, अब जैसे मैंने किसी को रेंट देना था, मेरे ऑफिस का रेंट है, रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, क्या एंट्री बनाते हो, जैसे ही चेक चेक तो बाद में देते हो, ये भी बता दूं मैं आपको, एंट्री पहले बनाते हो, पहले रिकॉर्ड करते हो, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो, रेंट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, एंट्री बना दी, चेक का प्रिंट निकाला, उसको बुलाया जो भी लैंडलॉर्ड था जिसकी ऑफिस आपने रेंट पे ली हुई है, आपने उसको चेक दे दिया। क्या जरूरी है कि आपने चेक दिया है वो आज ही जाके जमा करवाए? एक चेक किसी को पता है कितने महीने तक वैलिड रहता है? 6 महीने। एक चेक आपका 6 महीने तक वैलिड रहता है। चेक के ऊपर डेट प्रिंट होती है, वो डेट लाजमी है, उसके बगैर चेक एक्सेप्ट नहीं होता। वो डेट जिस दिन की लिखी हुई है ना, उस दिन से ऑनवर्ड वो चेक कितने महीने तक जिंदा रहेगा? 6 महीने तक। अब जिसको आपने चेक दिया है ना, अब उसकी मर्जी है, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि वो जब जाके चेक जमा करवाए। बात मैं नहीं करवाता हूँ, 2-2 महीने हो जाते हैं, चेक मिला तबानी से आईसी में से रखे हुए मेरे पास, वन शॉट चले जाता हूँ। तो बहरहाल बात ये, वन शॉट से मुराद वो सारे चेक एक साथ लेके गया, डिपॉजिटरी फिल की जमा करवा दिए, पता चला उसमें कुछ चेक 2 महीने पुराना भी है, 2.5 महीने पुराना भी है। तो कोई टेंशन वाली बात, एक चेक कितने महीने तक जिंदा रहता है? 6 महीने तक। एक दफा बीच में मुझे याद है, हमारे टीचर है यहाँ पे सर मुर्तुजा मूसा, बहुत अच्छे टीचर है, बिजनेस मैथ पढ़ाते हैं, आप में से आगे जाके लोग शायद पढ़ेंगे भी उनसे, और बहुत पुराने हैं, मतलब इवन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर रहे यहाँ पे, मैंने भी उनसे बिजनेस मैथ पढ़ा, और मैं जहाँ रहता हूँ मेरे बिल्कुल घर के करीब वो रहते हैं। इनफैक्ट मैं शायद जब आईसीएमपी में एडमिशन लिया था उससे पहले ही उनको जानता हूँ, क्योंकि हम करीब करीब रहते हैं और मस्जिद में वो अक्सर नमाज में मेरी मुलाकात रहती थी, और मुझे ये भी पता था कि टीचर हैं, पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी है माशाल्लाह, गवर्नमेंट के टीचर भी है। फिर जब मैं यहाँ आया तो आईसीएमए के अंदर भी वो पढ़ाते थे, मुझे भी उन्होंने बिजनेस मैथ पढ़ाया। तो अभी बीच में कोविड जब हुआ था, तो कोविड में क्या होता है कि क्लासेस ऑनलाइन हो जाती है और फिर हम घर से ही पढ़ा रहे होते हैं, फिर खास तौर पे चेक लेने के लिए मैं यहाँ आना पड़ता है, वरना तो हम आ ही रहे हैं रोजाना क्लासे लेने, मंथ एंड होता है चेक मिल जाता है, हम लेके चले जाते। तो अभी पिछले दिनों जब कोविड, ये मेरे लास्ट कोविड की बात है, क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, इत्तेफाक से मैं किसी काम से आया था या गुजर रहा था, तो जब चेक रेडी हो जाते ना, हमारा फैकल्टी का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में एडमिन वाले लिखते थे कि भाई आपके चेक रेडी हो गए, काइंडली कलेक्ट कर लें। तो मैं जब आया, मैंने चेक लिया, तो उन्होंने कहा कि यार वो सर मुर्तुजा मूसा भी आपके घर के करीब रहते ना, आप उनका चेक भी ले जाए। मैंने कहा ठीक है आप दे दें, मैं ले गया। मेरे ख्याल में ले तो गया, मैंने अपने पास शायद 2-3 हफ्ते तो वैसे ही रखा रहा हूँ। उसके बाद मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, मेरे ख्याल बीच में बकराईद वगैरह थी, बकराईद भी गुजर गए। फिर मैंने सर को कॉल की, मैंने कहा सर वो आपका चेक मेरे पास है, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं किसी दिन आप बताते आ जाऊंगा, आपको दे जाता हूँ। सर ने कहा आपको टेंशन नहीं है, सर को ही बताया वो चेक कितने महीने तक वैलिड है, 6 महीने। तो मेरा ख्याल है मीन वाइल 1 महीना गुजर दिया था हमने। उसके बाद जाके मैंने सर को दिया, एक दफा मैंने सर को कॉल की, सर ने कहा हाँ मैं घर पे हूँ आप आ जाओ, मैं गया, मैंने सर को दे दिया। तो मुझे पता है कि उसमें टेंशन वाली बात, लेकिन आपको पता है आईसीएमए ने जब वो चेक प्रिंट किया होगा ना, प्रिंट करने से पहले अपनी बुक में क्या एंट्री बना दी होगी, एम्प्लॉय सैलरी डेबिट बैंक क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट,
लेकिन जब तक वो बंदा बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं करेगा, वो चेक बैंक स्टेटमेंट से माइनस, कहां से माइनस हो चुका है? आपके रिकॉर्ड से। कहां से माइनस नहीं हुआ? तो ये फर्क आना शुरू हो जाता है बैलेंस में। ये मैंने दो आपको वो बातें बताई है कि एक बात आपकी बुक में प्लस हो चुकी है, बैंक में प्लस, जो आपका चेक क्लियर नहीं हुआ था, क्लियरिंग प्रोसेस में था, और एक बात जो आपने इशू कर दिया है, आपके पास से माइनस हो गया है, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो वो चेक अब तक बैंक से माइनस। अब जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें ऐसी जो बैंक में प्लस भी हो गई है लेकिन आपको नहीं पता। समटाइम पता है क्या होता है, आप बोलते सर वो तो बैंक से मैसेज आ जाता है, बार दफा नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है। हमारी क्लास की मिसाल ले लें, जब हमने सेक्शन स्टार्ट किया था, कुछ लोगों को मैसेज नहीं जाता, अक्सर होता है। इवन मैं आपको बताऊं कि कल की बात है, और मैं बार बार कहता हूं मेरी एक आदत है, मैं एग्जाम्पल जितनी भी क्लास में देता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ 99% वो सच हो, 1% झूठ से मुराद होता है कि डमी हो। झूठ नहीं कहते उसको, डमी कहते हैं। जो हम खुद से बनाए ना वो डमी एग्जाम्पल होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ रियल एग्जाम्पल दूं। कल की बात है, आपको पता है मैंने पिछले वीक एक सेक्शन ये स्टार्ट किया था, आपकी क्लास के फौरन बाद मैं क्लास लेता हूँ रूम 8 पे नॉर्मली, या कभी सेमिनार हॉल में होती है, वो लेवल 4 की जो है FACR, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। वो हमने सेक्शन अभी स्टार्ट किया है लास्ट थर्सडे, जिस दिन मैंने आपकी क्लास लेट ली थी, क्योंकि उस दिन पहले दिन मैंने उसको पहली क्लास ली थी, बाकी मैंने उसको सेकंड कर दिया है। तो मेरी कल वहां पे कौन सी क्लास थी? कल फ्राइडे था ना, 5वीं क्लास थी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पिछले हफ्ते पढ़ाया, थर्सडे फ्राइडे, कल 5 क्लासें हो गई। कल जब मैंने क्लास एंड की ना, एक स्टूडेंट आ गई थी मेरे पास, कहने की सर वो आपका नंबर चाहिए, ग्रुप में ऐड होना है। तो मैंने कहा आप ग्रुप में ऐड नहीं है? तो कहने की नहीं सर आज मेरी पहली क्लास थी। तो मैंने कहा अच्छा आपने लेट एडमिशन लिया है? तो कहने की नहीं सर मेरा एडमिशन तो पहले से ही था, लेकिन सर मेरा मैसेज मुझे नहीं आया था। कि उसके अल्फाज है, मैसेज मुझे नहीं आया था। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने नाम पूछा फौरन। अब जैसे उसने नाम बताया ना मुझे, तो मैंने कहा हाँ आपका नाम फाइल में पहले दिन से आ रहा है। अब जैसे फातिमा इकबाल आप हैं, अब मुझे नाम याद है क्योंकि पहले दिन से इनका नाम आ रहा है, वो एक भी इनकी, अब जब से ये आ रही है वो इत्तेफाक से मैं अटेंडेंस कॉल नहीं कर रहा। तो इस फाइल में मैं समझता हूँ कि ये वाहिद है और लाइबा हुसैन की एक प्रेजेंट है, बाकी लाइबा भी मतलब एक तो है जी, ठीक है, इनकी एक प्रेजेंट है और आपकी फिलहाल इस फाइल में एक भी नहीं, लेकिन जब से आप आ रही है वो मैं लगा दूंगा। लेकिन बात ये है कि ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं ना जो डेली एब्सेंट है, वो टीचर को याद हो जाता है कि वो अटेंडेंस कॉल कर रहा है कि यार हो सकता है ये या तो इनको पता नहीं है, या तो एडमिशन शायद लेने के बाद बात ये भी होता है कि बंदा एडमिशन एट द टाइम 2-3 जगह अप्लाई कर रहा होता है, और ICMA की खाली एडमिशन फीस पे एडमिशन हो जाता है, और इतनी ज्यादा 10,000 रुपये, आज के दौर में 10,000 रुपये को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। तो स्टूडेंट सम टाइम कहते नहीं हमारा तो LD में हो गया, तो हमने तो वहां शिफ्ट कर लिया, यहाँ हमने सेक्रीफाई कर दिया, अक्सर ऐसा होता है। तो अब उसमें ये है कि हमारे पास इस टाइप की चीजें जो है ना कॉमन होती है। तो वो उसने मुझे कहा कि सर वो जो है ना मुझे मैसेज नहीं आया था, जो मैं बात बता रहा हूँ बात ये थी। इसका मतलब है हो सकता है ICMA ने मैसेज किया हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया हो, या कोई भी मसला हो गया हो जिसकी वजह से उनको मैसेज ना पहुंचा हो। अब ये देखो ना कम्युनिकेशन गैप आ गया, कितनी क्लासें मिस हो गई? तकरीबन उनकी जो है वो 4 क्लासें मिस हो गई। 5वीं क्लास कल उन्होंने पहली क्लास अटेंड, और आज सुबह मैंने, क्योंकि मुझे टाइम ही मिला था, और मैंने आज सुबह एक और बंदे का मैसेज आया था जिनको शायद मैंने आपके ग्रुप में ऐड किया था, वो जो रिमूव हुए कल, जिन्होंने ग्रुप लेफ्ट किया है, एक बंदे को मैंने गलती से आपकी क्लास में ऐड कर दिया था, उसने भी अभी परसों शुरू किया है ज्वाइन करना, मतलब वो पिछले वीक नहीं थे, एक स्टूडेंट है और उन्होंने परसों ज्वाइन किया था। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था गलती से मैंने सेक्शन C में ऐड कर दिया था बॉयज के ग्रुप में, उन्होंने कल लेफ्ट किया है। आज सुबह मैंने उनको भी, और जो मैं कह रहा हूँ वो जो स्टूडेंट कल आई थी उसको भी ऐड किया। तो बात ये है, बात दफा ये कम्युनिकेशन गैप आ जाता है जिसकी वजह से चीजें जो है आपस में क्या हो जाती है, मैच नहीं हो पाती। अगर उनको मैसेज चला जाता डे 1 तो वो पहली क्लास से आ जाती, 4 क्लासें मिस हो गई। बात ये है कि कम्युनिकेशन गैप। तो इसी तरह बात दफा क्या होता है, किसी कस्टमर ने ऑनलाइन पैसे जमा करवा दिए, आपके अकाउंट में तो पैसे आ गए, क्या बैंक ने आपके अकाउंट को फौरन प्लस कर दिया? ऑनलाइन आए ना पैसे, ऑनलाइन का मतलब होता है फौरन आपके अकाउंट में पैसा आ गया, लेकिन क्या आपको पता चला? वैसे तो क्या तरीका है, बैंक आपको क्या कर देते हैं, डियर कस्टमर ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर इनटू योर अकाउंट इज, कह रहे कस्टमर आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हो गए। लेकिन हो सकता है बैंक ने मैसेज किया हो, आपको मैसेज रिसीव नहीं हुआ हो।
तो क्या आपको पता है कि आपके अकाउंट में कहीं से पैसे आए? नहीं पता। आप यकीन करें, हमारे ऑफिस में इसी बात पे बाज दफा आपस में दो डिपार्टमेंट में शदीद इख्तलाफात हो जाते थे, हमारी लड़ाई हो जाती थी। अब मैं आपको देखिए सिंपल बताता हूँ। मैं जी जहाँ काम करता था, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े क्लाइंट थे, क्योंकि वो एचपी के डिस्ट्रीब्यूटर थे और एचपी की प्रोडक्ट पूरा पाकिस्तान यूज करता है। इवन स्टेट बैंक भी हमारा क्लाइंट था, कस्टमर था। सारे बड़े बड़े बैंक, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि हम सिंगल यूजर को नॉर्मली नहीं डील करते थे। कंपनी थी हमारी, कंपनी टू कंपनी ट्रांजेक्शन है, 200 लैपटॉप, 400 लैपटॉप। अब स्टेट बैंक को 200 लैपटॉप चाहिए। यूनिलीवर है, इनोपा के, पाक सुजुकी, सब कस्टमर थे, नेस्ले, इन सब जगहों से हमारे पास चेक आते थे, क्योंकि हमारे सब ये कौन थे? कस्टमर। पाक सुजुकी से हमारा मसला अक्सर रहता था। पाक सुजुकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा हमारा उससे, हम सिर्फ हार्ड सॉफ्टवेयर में डील नहीं करते थे, हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब चीजों में डील करते थे। पूरे पूरे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हमारे साइन थे कंपनी से, यानी हमारे इंजीनियर 24/7 की सर्विस देते थे। कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी कॉल करेंगे, हमारे इंजीनियर जाएंगे और उनकी चीजें सही करके आएंगे। मंथली एनुअली वो हमें पे करते थे। इसी तरह उनको लैपटॉप खरीदने हमसे लेते थे। पाक सुजुकी से अक्सर हमारा मसला ये रहता था कि पाक सुजुकी वाले क्या करते थे, हमें इन्फॉर्म नहीं करते थे। बगैर इन्फॉर्म किए बड़ी बड़ी अमाउंट, लाखों रुपए की अमाउंट होती थी, वो डायरेक्ट हमारे कंपनी के अकाउंट में क्या करते थे? जमा करवा दिए। अब याद रखें, कंपनी का अकाउंट कंपनी के नाम पे खोला जाता है, और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई मतलब कंपनी जिंदा शख्स तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। तो अब कंपनी का जो नॉर्मली मोबाइल नंबर नहीं होता, नॉर्मली कंपनी का नंबर जो है वो पीटीसीएल नंबर होता है। तो कंपनी का जो बैंक अकाउंट चल रहा होता है ना, उसके मैसेज नॉर्मली नहीं आते। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो बैंक ने कंपनी को मैसेज किया और आप बैठे हुए ऑफिस में, दीवारों से आवाज आ रही है, डियर कस्टमर, प्यारे अकाउंटेंट, अभी अभी मुझे एक मैसेज आया है बैंक की तरफ से कि आपके अकाउंट में पाक सुजुकी ने इतने लाख रुपए जमा करवा दिए, तो आप जरा अपनी बुक में भी इसको रिकॉर्ड कर लें। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी की दीवारें बोलना शुरू कर देंगी, आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी अक्सर होता था, पाक सुजुकी वाले क्या कर रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे, अब पता है मसला क्या है, दुनिया में बिजनेस किस पे चल रहा है? उधार पे। कंपनी की पूरी चेन चलती है। हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट था जिसको कहते हैं सेल्स। सेल डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉइज थे, क्योंकि कस्टमर हमारे 500 प्लस है। तो क्या एक बंदा 500 कस्टमर को डील कर सकता है? अब हमारे एमडी ने हर सेल पर्सन को कहा था कि अपने अपने क्लाइंट आप खुद देखेंगे, और उन पे एक तो सैलरी तो मिलती थी उनको, सैलरी के अलावा जब वो कलेक्शन करवाते थे ना, उस पर अलग से कमीशन मिलता था उनको। अब हर सेल पर्सन चाहता है कि जल्दी से पैसे आए ताकि मुझे क्या मिले। अच्छा, अब क्योंकि सेंट्रलाइज अकाउंटिंग है ना, तो हमारे जो बिग बॉस थे ना, जो ऑनर थे, वो हर खबर पे नजर रखते थे। अब क्या होता था कि पाक सुजुकी ने पैसे जमा करवा दिया अकाउंट में, हम लोग अकाउंट्स में होते थे, मैं अकाउंटेंट था, हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट था, पूरा हमारी टीम थी। तो ये एंट्री कौन बनाएगा कि बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल पाक सुजुकी क्रेडिट, कौन बनाएगा? अकाउंट्स वाले। हमें ख्वाब आएगा या हमें पता चलना चाहिए? एटलीस्ट बैंक हमें कोई इंफॉर्मेशन दे दे। चलो बैंक नहीं दे रहा, पाक सुजुकी वाले हमें ईमेल कर दें कि भाई हमने ये पैसे जमा करवा दिए, आप जरा बैंक से पूछ लो, पैसे अकाउंट में आ गए तो अपने बार रिकॉर्ड कर लो। ना उसने हमें ईमेल की, ना उसने हमें इन्फॉर्म किया, ना हमें बैंक ने बताया, लेकिन पैसे अकाउंट में आ गए। ये बताओ हमारी बुक में वो पैसा अभी भी रिसीवेबल है या हमने उसको एडजस्ट कर दी? अब उसमें होता क्या था, जितना रिसीवेबल डिले होता है ना, मसला होता है फिर वो बॉस, बिग बॉस जो है ना ऑनर, वो सोचता है पैसा क्यों नहीं आ रहा भाई, डूब तो नहीं जाएगा पैसा हमारा। अब वो एमडी साहब देख रहे हैं रिपोर्ट बैठ के अपने घर से या कहीं से भी, सेंट्रलाइज सिस्टम है सारा। बॉस देख रहे हैं यार ये पैसे पाक सुजुकी के इतने सारे रिसीवेबल है, आ क्यों नहीं रहे। बॉस हमें कॉल नहीं करेंगे, बॉस उस सेल पर्सन को कॉल करेंगे जिसका वो कस्टमर है, और बॉस उनको सुनाएंगे बातें कि यार तुम सेल तो करवा देते हो उधार पे, सेल तो हम भी करवा देंगे उधार पे, लेकिन सेल करवाना थोड़ी असल काम है, उसकी क्या करवानी है? कलेक्शन करवानी है। तो आप फॉलो अप नहीं करते, क्या मसला है? पैसे नहीं आ रहे पाक सुजुकी के। अब वो सेल पर्सन को गुस्सा आएगा, वो डायरेक्ट कॉल करेगा पाक सुजुकी को, बोलेगा यार आप तो पैसे नहीं देते हो, बॉस हमें सुनाते हैं। तो पाक सुजुकी वाले पीछे से क्या बोलेंगे, भाई हमने कल तो आपके अकाउंट में। अब उनको गुस्सा आएगा कि अकाउंट वाले जो है ना होश में नहीं होते, सो रहे होते, पता नहीं होता। अब वो हमारा सेल डिपार्टमेंट ऊपर था, हम लोग नीचे, ऑफिस मतलब बहुत 3-4 माशा काफी बिल्डिंग है मतलब उनकी थी। तो हम जिस बिल्डिंग में थे ना, हम लोग नीचे थे, ऊपर सेल, वो एकदम गुस्से में उतर के नीचे आते थे हमारे पास। अकाउंट वालों को काम करना नहीं आता, बैंक में पैसे आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता, ये लोग एडजस्ट नहीं करते, एमडी साहब हम पे गुस्सा हो रहे होते हैं।
फिर हम जाते थे बैंक को बोलते थे भैया मैं स्टेटमेंट दिखाओ जरा, ठीक है ना। वैसे तो आज के दौर में तो बड़ी आसानी है, आप स्टेटमेंट कहाँ से चेक कर सकते, ऑनलाइन ही। लेकिन वो उस वक्त हम लोग ऑनलाइन यूज नहीं करते थे, हम लोग, ये मैं आज से 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैं खुद, हमारा बैंक बिल्कुल पूरी कमर्शियल स्ट्रीट थी, ये हमारा ऑफिस, बाहर इतने सारे बैंक, वही हमारा बैंक था मेजर। बहुत सारे कंपनी के अकाउंट थे बैंक में, लेकिन वो मेजर अकाउंट था एचपीएल, जहाँ हमारा पाक सुजुकी का पैसा आता था। अब जैसे ही मैं स्टेटमेंट लेकर आता था ना, बाकायदा स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता था ई बैंकिंग पाक सुजुकी। रीजन कि पैसा कहां से आया, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पाक सुजुकी, यानी ऑनलाइन आ गए। फिर हम अपनी बुक में एंट्री बनाते थे। तो अब देखो मसला क्या हुआ, सिर्फ मसला ये हुआ कि हमें कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं आई, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। वो जो मैंने मिसाल दी ना, रियल एग्जांपल दी है, उस स्टूडेंट को मैसेज नहीं गया, सिर्फ 4 क्लासें बड़ी इंपॉर्टेंट होती शुरू की क्लासेस किसी भी टीचर की, वो मिस हो गई उसकी। तो बहरहाल बात ये है मेरे भाई कि आपका ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, या कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से आपका कंपनी में तो इतना डिफरेंस होता है, इतना डिफरेंस होता है बैलेंस में, आपकी सोच है, आप लोग जाएंगे ना तो मिलियन बिलियंस के फर्क होते हैं। और कोई आम सी बात है, मिलियन बिलियंस के फर्क। मैंने तो बहुत नशे व फराज देखे, मतलब बैंक किसी और तरफ बैलेंस बता रहा होता था, मशरिक, हमारा बैलेंस मगरिब आ रहा होता था, लेकिन उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकंसाइल करते थे, क्योंकि हम चीजों को फोकस करते थे, हम चेक करते थे, नोट कर लिया करते थे। बहुत सारे मसले होते थे, मतलब ये तो मैं भी 10 मिनट में आपको इंशाल्लाह 15 मिनट में भी एक सवाल आपके सामने रखूंगा, और ये 15 मिनट में बैलेंस बराबर ले आऊंगा इंशाल्लाह। इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 2 बैलेंस देगा, एक बोलेगा बैलेंस किसका है, बैंक स्टेटमेंट का, दूसरा बोलेगा किसका है, आपके घर का, मतलब आपका अपने रिकॉर्ड का। हम कह रहे हैं लॉजिकली दोनों क्या होने चाहिए, लेकिन आपको एग्जामिनर बोलेगा ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। फिर वो आपको बोलेगा मैंने ये बातें नोट की है, 6-7 बातें। उन 6-7 बातों को जब हम इधर उधर जाके सही करेंगे, हमारा बैलेंस खुद ब खुद ही क्या आ जाएगा, मतलब 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन वहां बैंक हमारे इतने, मतलब फ्रीक्वेंसी होती थी, बार दफा मैं पूरा पूरा दिन बैठा रहता था, सुबह से शाम तक, इतनी ट्रांजेक्शन होती थी, इतने डिफरेंसेस होते थे, इतने मिलियन बिलियंस के फर्क होते थे, उनको मैं हाईलाइट करता था। बात तो इतने समझ ही नहीं आ रहे पैसे आए कहां से भाई ये, या पैसे गए कहां है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, मैं उसको हाईलाइट करके, बैंक बराबर में था ना, मैं खुद जाता था बैंक, हाईलाइट करके बैंक के पास, या बाद में मैं बिजी होता था, किसी प्यून को भेज देता था। काम में शर्म तो होनी नहीं चाहिए वैसे भी, तो मैं प्यून को भेज दिया करता था कि अगर मैं बिजी हूँ, या मैं खुद चला जाता था बैंक, जाके बोलता था भाई मैंने हाईलाइट किए पैसे अकाउंट में अगर आए हैं, वो डेबिट है तो गए, क्रेडिट है तो, मैं बोलता था भाई इसका मुझे रीजन बताओ, ये पैसे कहाँ से आए, मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, क्या मैं ये बोल दूं बैंक डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, दिस इज नॉट अदर इनकम। भाई किसी क्लाइंट ने दिए था, बात तो लिखा हुआ नजर आ जाता था, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पाक सुजुकी, मैं समझ जाता था पाक सुजुकी से आए। बात ऐसी डिफरेंट वर्डिंग होती है, समझ ही नहीं आता पैसे कहाँ से आ रहे। और हमारी तो पेमेंट भी ऐसी होती थी ना, क्योंकि हम लोग इंपोर्टर थे, एचपी सिंगापुर से इंपोर्ट करते थे। अब वहां हमारे $200, सॉरी $2 लाख, उतनी बड़ी बड़ी $2 लाख को मल्टीप्लाई करो, कितनी बड़ी अमाउंट बनेगी। वो शिपमेंट की पेमेंट होती थी, फिर उसमें एलसी के चार्जेस, उसमें बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस भी बहुत बड़ी बड़ी, जाहिर सी बात है जितनी बड़ी अमाउंट है उतने चार्जेस भी ज्यादा है। अब वो हम बैंक से पूछते थे भाई ये क्या चार्जेस है, कौन सी एलसी के हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट के हैं, डिटेल तो दो, अपनी बुक में क्या एंट्री बनाऊंगा, अपनी बुक में मैं बैंक तो क्रेडिट कर दूंगा, डेबिट क्या करूंगा। कल को ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, पूछेगा ये पैसे कहाँ गए। ऑडिटर कोई भी चीज पूछ सकता है, ऑडिटर को बिल्कुल राइट है, वो ऑडिट करने आएगा, ऑडिट का मतलब ही क्या है, चेक एंड बैलेंस। आपको एक एक चीज पूछ सकता है, पैसा बैंक में कहां से आया भाई बताओ, तुमने ये एंट्री बनाई है बैंक डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कहां से अदर इनकम, हमें भी बता दो कहां से मिलते इतने पैसे, हम भी इनकम जनरेट कर लेंगे भाई। तो मेरे भाई आपके पास एविडेंस होने चाहिए। मैं बैंक से एविडेंस लेकर आता था, प्रिंट आउट निकाल के देते थे बैंक वाले, उसको बोलते हैं क्रेडिट एडवाइस या डेबिट एडवाइस। क्रेडिट एडवाइस का मतलब ये पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए, और डेबिट एडवाइस का मतलब ये पैसे आपके अकाउंट में कम हुए, डेबिट किए हमने, ये रीजन है। पूरी डिटेल बना के देता था, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली एलसी, ये वाले चार्जेस, ये डिटेल। फिर हम बोलते थे हाँ अब सही है, अब हम रिकॉर्ड कर देंगे अपनी बुक में, और कल को ऑडिटर आएगा तो ये दिखा देंगे भाई ये देखो ये हमने बाहर मुल्क में पेमेंट की थी, उस पर ये बैंक चार्जेस, एलसी चार्जेस थे, ये इतने। तो बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से आपका इंटरनल कैश बुक का बैलेंस आपके एक्सटर्नल बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से टैली, वो रीजंस आपको पेपर में बताएगा कि दीज आर द रीजन, उनको आप सही करो ताकि आपका बैलेंस क्या आ सके, बराबर आ सके। तो ये हम इसको अटेम्प्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है,
इज दैट एनी क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब मैं एक सवाल 1 मिनट पहले देख लेता हूँ, फिर आपको वो हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस, और मोरलेस 1 घंटे के करीब मैंने नोट किया था। तकरीबन 9:01 या 2 मिनट पे मैंने स्टार्ट किया था रिकॉर्डिंग आज की, और तकरीबन 10:01 हो रहे हैं, और अभी 5-10 मिनट पहले मैंने वो रिकॉर्डिंग रोकी थी। तो तकरीबन 1 घंटे के करीब हमने, या पौना घंटा तो कंफर्म हुआ होगा, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए बैंक रिकंसिलिएशन के। सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि बहुत सारी रीजन होती है। बैंक चार्जेस बैंक माइनस कर लेता है, आपको नहीं पता। बैंक बहुत सारी ट्रांजेक्शन आपके ब्याज पे कर देता है, आपको नहीं पता। कुछ ट्रांजेक्शन आप कर लेते हैं, बैंक को नहीं पता, जिसकी वजह से आपका और बैंक का बैलेंस बराबर नहीं आता। ये आप स्क्रीन पे नाजरीन देख रहे हैं हैंड आउट का क्वेश्चन 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्रुप पे एक पीडीएफ शेयर की है। चैप्टर 16 है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन। सीक्वेंस में तो हमारा चैप्टर 16 नहीं है, मैंने कहा था मैं रैंडमली चैप्टर पढ़ाता हूँ, और मुझे पता है कि किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। तो वैसे सिलेबस में ही चैप्टर 16 है, और इसकी फाइल मैंने आपको व्हाट्सएप की है अभी, और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। उस व्हाट्सएप फाइल का पहला सवाल नजर आ रहा है सबको? ओके, इस सवाल में कंपनी का नाम है अब्दुल रहमान एंड कंपनी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका बैंक रिकंसाइल करना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक कर लिया करें कि व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। कहते हैं प्रीपेयर अ बीआरएस। क्या बनाना है हमें? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 30 अप्रैल। ये आपकी कट ऑफ डेट है, अप्रैल की रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। कौन से महीने की, कौन सी डेट पे हाजिर मौजूद हम लोग? अप्रैल 30 2000 ओके 2014। ऊपर सवाल का आगाज कुछ इन अल्फाज के चुनाव से होता है। द अकाउंटेंट ऑफ अब्दुल रहमान एंड कंपनी इज वेरी मच वरीड टू सी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बैलेंस between the balance as per cash book and the balance available in the bank. Oh my God, कैश बुक से आवाज आ रही है 2,40,000 रुपए। बैंक वाले कह नहीं सर सॉरी, आपका बैलेंस ना काफी है, यू हैव ओनली 70,000। तो हम परेशान कि यार हमारी बुक तो कह रही है हमारे बैंक में कितना पैसा होना चाहिए। बैंक वाले कह नहीं सर सॉरी, आपके अकाउंट में सिर्फ कितना बैलेंस है। याद रखना, ना तो आपका बैलेंस सही होगा, असल बैलेंस कुछ और ही होगा जो बराबर आएगा इंशाल्लाह भी। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, वो जो बेचारा जूनियर अकाउंटेंट है ना, वो अकाउंटेंट जो है वो, उसने अपनी बड़ी कोशिश की, बट ही कुड नॉट प्रीपेयर बीआरएस। फिर वो कहते हैं कि हिज सीनियर, उसके जो सीनियर हैं, व्हाइल रिव्यूइंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नोटेड द फॉलोइंग। उन्होंने बोला यार ये 7 चीजें आपने एडजस्ट नहीं की। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका फॉर्मेट क्या है? बेसिकली यहाँ पे मैं अटेम्प्ट करूंगा इसको। मैंने यहाँ पे लिखा हम कौन सा सवाल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हम अब्दुल रहमान एंड कंपनी का बैंक रिकंसिलिएशन बनाने जा रहे हैं। पेपर में शायद ये रहमान एंड कंपनी लिखा हुआ है, लेकिन याद रखें रहमान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, और अल्लाह के नाम से पहले अबद लगता है। अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, अब्दुल वाजिद, अब्दुल माजिद। बैंक अब्दुल रहमान एंड कंपनी, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर? या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, هذا मालूम, माफी मालूम, कुल्लू मालूम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as at 30th April 2014, as at 30th April 2014। 3 कॉलम होते हैं, आप कॉलम बनाए नहीं बनाए मैं देख लूंगा बाद में, शायद चले अगर आप कहते तो मैं कॉलम बना ही देता हूँ। मैं ड्राइंग ऑप्शन है ना मेरे पास। यस, एक फॉर्मेट मैंने स्केच कर दिया ताकि आपको ये जरा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। बस इतना ज्यादा डिटेल से कोई वो टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पे मैंने पहला कॉलम जो है वो यहाँ पे ऐड लेस लिखा जाता है, वो इसलिए मैं एक छोटा सा कॉलम बना रहा हूँ। क्या चीज प्लस होगी और क्या चीज माइनस होगी। नंबर 1।
नंबर 2 जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है वो है डिस्क्रिप्शन, और आखिरी के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट नहीं है, एक कॉलम है कैश बुक और एक कॉलम है बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक इंटरनल है और बैंक स्टेटमेंट राइट। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट आपके सामने रखा, और इस फॉर्मेट पे यहाँ पे खास तौर पे डिस्क्रिप्शन, और ये है कैश बुक का कॉलम, और ये है खासा बैंक स्टेटमेंट राइट। और हमारी जो करेंसी है वो क्या है, पाक रुपीस, सही है। सबसे पहले बैलेंसेस लिखेंगे यहाँ पे जो सवाल में गिवन है। हमने देखा यार बैलेंस तो बड़े अजीब दिए हुए, मतलब हमारी कैश बुक वाले कह रहे हैं हमारा बैलेंस कितना होना चाहिए, 2,40,000। बैंक वाले कह रहे नहीं सर 70,000 का डबल भी करता हूँ तो 1,40,000, हम तो कह रहे नहीं 2,40,000। हाँ तो मतलब 3 टाइम से भी ज्यादा है, वो 2,10,000 होते हैं, तो 4 टाइम के करीब है, ठीक है ना। अब हम क्या करें, हम ये देख रहे हैं कि यार क्या रीजन है, 1 बाय 1 इन रीजन को मैं अटेम्प्ट करूंगा, और जो नॉन कॉमर्स है या कॉमर्स वाले भी ये कोशिश करें राइट नाउ स्टॉप राइटिंग करें, और कुछ लोगों ने तो बैग भी नहीं खोला है, और स्टॉप टॉकिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट, बस समझने की कोशिश करें कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब पहली जो ट्रांजेक्शन है, पहली रीजन है, कहते हैं इश्यू चेक्स टोटलिंग 25,000 वर्थ आउटस्टैंडिंग। देखिए एक बात तो ध्यान में रखिए कि बिकॉज के टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, तो न्यू चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ चीजें डेफिनेटली शुरू में आप लोगों को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, लेकिन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं अगर नॉन कॉमर्स यहाँ बैठे हुए हैं अगर वो पढ़ लें डे 1 से, मैंने अब तक कितनी क्लासें ली है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको वो सारी क्लासेस का काम जो है पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, तो आपके एंड पे भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि आप लोग चीजों को पैरेलल लेके चलें। तो अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप नोट करें, शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि किस चीज को डेबिट करना है जज़ाकल्लाह और किस चीज को क्रेडिट करना है। हाँ, ये कौन सी ठीक है जज़ाकल्लाह। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीज आपने डेबिट करनी है और कौन सी चीज आपने, तो शुरू में आपको प्रॉब्लम होती थी बहुत ज्यादा, लेकिन आपने जब प्रैक्टिस की होगी तो प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपकी दूर हो गई होगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी शुरू में आपको कुछ चीजें समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप चिंता नहीं कीजिएगा, चीजें आपको बहुत क्विक बेसिस पे क्लियर हो जाएंगी राइट। अब यहाँ पे पहली ट्रांजेक्शन मैंने हाईलाइट की, इश्यूड चेक्स टोटलिंग 25,000 वर्थ आउटस्टैंडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब होता है चेक मैंने तो इशू कर दिया, लेकिन मैंने शाहनवाज को चेक दिया है, शाहनवाज ने ये चेक अब तक बैंक में जाके प्रेजेंट, अब तक बैंक में जाके प्रेजेंट, तो मैंने तो इशू कर दिया ना। जब मैंने इशू किया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक में बैलेंस को प्लस किया होगा या माइनस, चेक मैंने इशू किया है। तो भाई अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी नॉलेज है, कोई ऐसा बैंक है जो जितने चेक इशू करे आपके अकाउंट को प्लस करता है, तो मेरा अकाउंट भी मैं खुलवा दे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, सारा दिन बैठ के चेक इशू करता रहूंगा। इधर मैं चेक इशू करते जाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, चेक इशू का मतलब है आपके अकाउंट से बैलेंस क्या हो जाएगा, माइनस। तो चेक इशू का मतलब आपके अकाउंट से बैलेंस माइनस हो जाएगा। तो जब आपके अकाउंट से बैलेंस माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बैंक से भी बैलेंस क्या होना चाहिए था, माइनस, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है। व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग है, ये चेक अब तक बैंक तक नहीं पहुंचा, इस चेक की खबर बैंक तक नहीं पहुंची। भाई फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, आपको एक बंदे को 25,000 रुपए देने थे, आपने 25,000 का चेक लेके उसको दे दिया। अब आप क्या कह रहे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे, 1,75,000, लेकिन वो बंदा जब तक चेक लेके बैंक नहीं जाएगा, बैंक से जब जब आप पूछोगे बैंक बोलेगा आपका बैलेंस 2 लाख है। कितने महीने का टाइम है उसके पास, 6 महीने का। अगर 5 महीने भी गुजर गए और 5 महीनों तक वो चेक लेके नहीं गया और आपने उन 5 महीनों में कोई और ट्रांजेक्शन की ही नहीं है, तो 5 महीनों तक आपका बैलेंस कितना आ रहा होगा, बैंक कितना बता रहा होगा। ये तो एक रीजन है, अब पता नहीं कितनी रीजन होती है ऐसी। तो अब हम ये करते हैं, जब रिकंसिलिएशन बनाते हैं ना,
रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मसलों को हल करना। तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है यार, ये है आउटस्टैंडिंग चेक, इसका एक और नाम होता है अनप्रेजेंटेड चेक। क्या नाम होता है? ये ऐसा चेक है जो बैंक में अब तक प्रेजेंट यानी हाजिर नहीं हुआ, बैंक में एब्सेंट आ रहा है। प्रेजेंट का अपोजिट क्या होता है? एब्सेंट। तो ये एब्सेंट चेक है, और एब्सेंट को हम क्या कह सकते हैं? अनप्रेजेंट। अब जैसे मैं देख रहा हूँ आज बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है, इसका मतलब है दे आर अनप्रेजेंट। ठीक है, तो याद रखें अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक एक ही बात है। ऐसा चेक जो कहां से माइनस हो चुका है, कहां से माइनस नहीं हुआ। सो वी हैव टू डिडक्ट दिस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट एज वेल, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शाहनवाज भाई जैसे ही बैंक जाएंगे, बैंक फौरन मेरे अकाउंट को 25,000 से, तो क्यों ना मैं आज ही कम करके चेक कर लूं अपने पास। ये 70,000 आपको नजर आ रहा है, तो आप में नहीं ना कि 70,000 है, आप 70, यानी अगर आपको बैंक से 2 लाख रुपए नजर आ रहे हैं, तो क्या आप खुश होंगे मेरे बैंक में 2 लाख रुपए? नहीं, आप बोलेंगे नहीं मेरे बैंक में कितने। तो आप 2 लाख में से कितना माइनस करोगे अपने माइंड में? 25। तो आप बोलोगे ठीक है बराबर आ गया, ऑल इज वेल। ये एक वर्किंग पेपर है, समझ लें आप। ये रियल अकाउंटिंग ऐसा नहीं है कि आपके कहने से बैंक माइनस कर देगा। बैंक तो उस वक्त माइनस करेगा जब ये बंदा चेक लेके बैंक जाएगा, लेकिन हम इसको वर्किंग पेपर पे चेक कर रहे हैं कि यार जब ये चीजें हो जाएंगी सारी, तो क्या मेरा बैलेंस बराबर आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद मैं इनकी कुछ वर्डिंग भी लिखवाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम कम है। मैं ये लिखवाता हूँ सर क्लास में कि आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब क्या है। मतलब मैं ये लिखवा देता हूँ, चेक इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। चेक इशूड एंड रिकॉर्डेड बाय द कंपनी नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। अगली ट्रांजेक्शन डिपॉजिटेड चेक। अच्छा, चेक डिपॉजिट कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? मैंने अपने पास प्लस किया होगा, माइनस किया होगा? सही बात है। डिपॉजिटेड चेक अमाउंटिंग टू ₹55,000 वर स्टिल अनकलेक्टेड। बैंक ने मेरे अकाउंट में उसको कलेक्ट नहीं किया, यानी बैंक ने मेरे अकाउंट में उसको क्लियर, तो बैंक खुदा ना खासा बदमाशी नहीं कर रहा होगा, ये आपने आखिर में जमा करवाया होगा। मतलब आपने 30 तारीख को जमा करवाया, वो पता चला अगले दिन वो छुट्टी आ गई, छुट्टी नहीं भी आई, 30 तारीख को भी जमा करवाया, सेम बैंक का नहीं था, वो 30 तारीख को जो 30 तारीख तक का बैलेंस है उस पर वो अमाउंट नजर कलेक्टेड है या अनकलेक्टेड है? बैंक ने मेरे अकाउंट में प्लस कर दिया या नहीं किया? मैंने डिपॉजिट किया है, जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो अपने अकाउंट में, हाँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2 लाख बैलेंस है, बैंक से पूछा ऑल इज वेल, बैंक ने कहा सर आपका बैलेंस 2 लाख है, आपके पास भी 2 लाख था, आपने 50,000 का चेक जमा करवा दिया। अब आप क्या बोल रहे हो, कितने पैसे? लेकिन बैंक ने वो उस दिन आपके अकाउंट में क्लियर, और शाम को 12 बजे वो महीना खत्म हो गया, और आपने सुबह सुबह पूरे महीने का स्टेटमेंट प्रिंट निकाल लिया, तो क्या उस स्टेटमेंट पे वो बैंक 2.5 लाख बता रहा है? कितने बता रहा है? आप कितने बोल रहे हो? आप बोल रहे हो अच्छा मैं समझ गया, वो चेक मैंने कल जमा करवाया ना, वो बैंक में अब तक क्लियर, तो वो बैंक में अब मैं क्या कर दूं, जाके ऐड कर दूं अनक्लियर चेक। क्या बोलते हैं? ऐसा चेक जो आपके बैंक में अब तक ऐड, अब तक क्लियर, कहां पर ऐड हो चुका है, तो हम कहां पर ऐड कर देंगे, ये हमने लेस किया था और इन्हें ऐड, और रीजन सुन लें। पहला वाला चेक हमारी कैश बुक से लेस हो चुका है, तो बैंक से भी लेस होगा। दूसरा वाला चेक हमारे कैश बुक में ऐड हो चुका, तो बैंक में भी ऐड होगा। नेक्स्ट आइए फरमाते, अ चेक इशूड बाय अनदर कंपनी ऑफ ₹102,000 वॉज गलती से पेड, रॉन्गली पेड मतलब गलती से पेड, बाय द बैंक, ओ माय गुडनेस, फ्रॉम द अकाउंट ऑफ अब्दुल रहमान कंपनी। चेक हमारी कंपनी का था, किसी और कंपनी का था? वो अब्दुल रहमान के बजाय अब्दुल रहीम कंपनी का होगा। वो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से पे कर दिया, तो क्या मैं बैंक को बोलूंगा ठीक है कोई बात नहीं यार, किसी की मदद हो गई, जाने दूं? बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल दे, वो किसी और का चेक था, गुलाम मुस्तफा का था, गलती से गुलाम मुस्तफा के अकाउंट से पे हो गया, तो मैं जाने दूंगा यार चलो किसी की मदद हो गई? मेरे भाई, मैं जाके बैंक में क्लेम करूंगा ना कि सर मैंने तो कोई चेक इशू ही नहीं किया है, आपने मेरे अकाउंट से 1,02,000 रुपए कैसे माइनस कर दिए? बैंक चेक करेगा डिटेल, बैंक को पता चल जाएगा मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि बैंक के पास कोई एविडेंस होना चाहिए। मैंने चेक दिया ही नहीं है किसी को, तो बैंक मुझे दिखाई नहीं सकता कि आपने ये चेक दिया था। मैं जितने भी चेक देता हूँ मेरे पास नोट है सारे, मेरे पास चेक बुक के साइड में वो स्लिप बनी हुई उस पर लिखे हुए। और दूसरी बात है कि अगर मैंने चेक दिया है तो वो मेरा चेक बैंक में गया, मेरी चेक बुक का चेक जिसमें मेरा साइन हुआ है, बैंक के पास वो है ही नहीं, तो बैंक कैसे दिखाएगा?
बैंक को अपनी गलती लाजमन माननी पड़ेगी। बैंक आपसे एक्सक्यूज करेगा, सॉरी सर बाय मिस्टेक हमने आपके अकाउंट में ये चेक गलती से माइनस कर दिया, ये चेक किसी और कंपनी का था, आपका उसका अकाउंट नंबर मिलता जुलता था, आपका उसका नाम मिलता जुलता था, हमसे गलती हो गई। चेक इशूड बाय अनदर कंपनी, तो क्या बैंक ने मेरे अकाउंट से कुछ पैसे गलत माइनस कर दिए? कितने पैसे गलत माइनस कर दिए? तो मैं क्या करूंगा? कहां पे गलती हुई है? बैंक स्टेटमेंट पे गलती हुई है, कोई बात नहीं, माफ कर दिया बैंक को, इसको जाके ऐड कर देंगे, रॉन्गली पेड बाय बैंक, गलती से पेड बाय बैंक, रॉन्गली पेड बाय बैंक। कितना बैंक ने रॉन्गली पे कर दिया? ये हमारा पैसा है, हम उसको दोबारा बैंक में क्या करवाएंगे? जाके ऐड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये पांच पेपर का सवाल है आईसी में के। अ चेक ऑफ ₹5,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वॉज गलती से रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब गलती कहां हुई है? इससे पहले गलती कहां हुई थी? भाई बैंक में काम करने वाले लोग भी इंसान, कंपनी में काम करने वाले लोग भी इंसान, अशरफुल मखलूकात, खता का पुतला है, गलती इंसान से होती है। अब ये कैश बुक वाले से गलती हो गई, बाय द अकाउंटेंट ऑफ अब्दुल रहमान एंड कंपनी, जज़ाकल्लाह शाद भाई, 50,000। ये बताएं आपके बैंक में जो चेक रिसीव हुआ था कस्टमर से वो कितने हजार का हुआ? 5,000। तो क्या बैंक ने आपके अकाउंट में 50,000 रुपए ऐड किए होंगे? आप बोलेंगे सर एक जीरो जीरो से क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाई ये जीरो ने 5,000 को 50 बना दिया है, कहने को तो एक जीरो ज्यादा लगा है ना, लेकिन वो 5,000 से कितना बन गया? तो बैंक ने आपके अकाउंट में कितने प्लस किए होंगे? चेक रिसीव 5,000 फ्रॉम अ कस्टमर was erroneously was गलती से रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। गलती कहां हुई है? कैश बुक में आपके अकाउंट में कितना पैसा आया था? तो आपने अपनी बुक में ऐड किया होगा ना, पैसे आए हैं, कितने ऐड करने चाहिए थे, लेकिन गलती से कितने ऐड कर दिए। अब क्या करूं? सुभान अल्लाह, क्या बात है, आप तो समझदार है। 45,000 कम कर दें। कौन सी बुक से? बैंक स्टेट, हाजा कैश बुक मिस्टेक, ओके, रॉन्गली रिकॉर्डेड, गलत रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड करना था 5, रिकॉर्ड हो गया कितना ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, अभी माइनस कर दूं, ओके। नेक्स्ट आगे फरमाते हैं, रेंट ऑफ ₹12,000 रुपए पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी थी, ये मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे लिए, हर महीने मेरे बगैर पूछे, हाजा स्टैंडिंग ऑर्डर, मैंने ऑर्डर दिया हुआ था कि मेरे अकाउंट से कितने पे कर देना। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, वो कैश बुक वाला सो रहा है, आपकी कंपनी वाला सो रहा है, उसको पता ही नहीं है बैंक ने आपके अकाउंट से कितने पैसे पे कर दिए। पेड बाय द बैंक, हाजा मौजूद, रेंट ऑफ ₹12,000 रुपए पेड बाय द बैंक। तो कहाँ रिकॉर्ड हो चुका है, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ? तो आपका बैलेंस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? पक्की बात है। रेंट पेड बाय द बैंक, हाउ मच? प्लस कर दूं या माइनस? पक्की बात है, कुल्लू मालूम। नेक्स्ट आगे फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, मार्कअप 3,000 रुपए। मार्कअप पता है क्या बोलते? सूद को, इंटरेस्ट, कुल्लू हराम, अल्लाह सबको बचाए, राइट। मार्कअप कहते हैं सूद को। 3,000 रुपए चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। आपका अकाउंट ओवरड्राफ्ट हो गया था। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, उससे ज्यादा आपने इस्तेमाल कर लिए। ओवर का मतलब ज्यादा, ड्राफ्ट का मतलब निकालना। बैंक बिजनेसमैन को ये ऑप्शन देता है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं भी हो ना, वो पैसे बैंक के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो पैसे जो बैंक के इस्तेमाल करोगे वो उनकी लायबिलिटी बन जाता है, और उस पर आपको फिर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट, सूद। हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये कंपनी वाला सो रहा है, तो पता ही नहीं बैंक में क्या क्या हो रहा है। कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया नहीं, ये चार्ज किसने किया है? सूद। बैंक ने तो फौरन आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए। कितने पैसे माइनस कर दिए? अब मैं क्या करूं? लेस फ्रॉम कैश बुक, मार्कअप, हाउ मच? प्लस और माइनस, खत्म हो गया, एक रह गई है जिसमें बिल्स ऑफ ₹22,000 कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अब्दुल रहमान एंड कंपनी। फिर ये कंपनी वाला सो रहा है, दे वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। वो आपके कुछ पैसे थे, कोई आपने बिल भेजा था किसी को, बिल से मुराद फॉर एग्जाम्पल शाहनवाज भाई मेरे दोस्त हैं, आए मेरी कंपनी में, बोला सर ये लैपटॉप चाहिए,
और ये इत्तेफाक से 22,000 का ही लिया मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये 22,000 का था। ठीक है, तो शाहनवाज भाई ने कहा सर ये लैपटॉप, मैंने कहा 22,000 का, भाई आप ले लें। शाहनवाज भाई लेके चले गए, बोला सर वो पैसे है ना, आप बिल दे दो, मैं आपके अकाउंट में जमा करवा दूंगा, अकाउंट नंबर लिख दो। मैंने बिल बना के अकाउंट नंबर लिख दिया, चलो यार स्टूडेंट है कोई बात नहीं। अब शाहनवाज भाई ने वो बिल कहाँ जाके जमा करवा दिया, बिल ऑफ ₹22,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। आप किसी भी के अकाउंट में जाके पैसे जमा कराओगे ना, बैंक आपको मना नहीं करेगा, बस आपके पास उस बंदे का क्या होना चाहिए, बस बैंक तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। हमें कितने लोगों को पैसे देने होते हैं, हम जाके उनके अकाउंट में, मैं तो अक्सर बहुत फ्रीक्वेंटली ये ट्रांजेक्शन कर रहा होता हूँ। अभी मैंने परसों एक दो दिन पहले किसी के मुझे पेमेंट करनी थी ₹6,500 की, एक दोस्त को मैंने उसको मतलब एक काम था, उसकी पेमेंट मुझे करनी थी, तो मैं भी सीधा मैंने दोस्त को बोल दिया यार वो तेरे दोस्त के अकाउंट का नंबर भेज रहा हूँ, उसके अकाउंट में पैसे भेज दो, तो भेज दिए फौरन, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो देखिए ये पैसे ट्रांसफर, पैसे जमा करवाना, शाहनवाज भाई ने तो जमा करवा दिए, क्या बैंक में पैसे आ गए या नहीं आ गए, लेकिन वो जो हमारा अकाउंटेंट है वो पता नहीं सो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि बैंक में पैसे आ गए, कितने पैसे आ गए। तो क्या नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में प्लस करूंगा या माइनस, कुल्लू मालूम, ऐड करूंगा या लेस, ऐड। भाई कलेक्शन हुई है ना, कलेक्टेड बाय बैंक, कितना पैसा बैंक ने कलेक्ट किया, 22,000, 22,000। अब आप एक काम करें, ये प्लस माइनस करें दोनों कॉलम को, आंसर आपका इंशाल्लाह इक्वल आ जाएगा। किस किस को प्लस माइनस करेंगे, दोनों कॉलम को, टॉप टू बॉटम जाए, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, ये बात तो पता है ना सबको। तो जरा मुझे बताएं ये दोनों का कितना अमाउंट आपका बैलेंस आ रहा है, बोथ साइड, दोनों साइड का कर लिया जी, मुझे याद है आंसर सही है, ये चेक कर ले आप लोग, यही आ रहा है मुझे पता है इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने चेक किया हुआ है। 202,000 बोथ साइड पे आना चाहिए और पॉजिटिव आ रहा है, इसको बोलते हैं ए बी, नॉट ए बी डिविलियर्स, दिस इज एडजस्टेड बैलेंसेस। व्हाट इज ए बी, एडजस्टेड, जो ऊपर बैलेंस था वो एडजस्टेड नहीं था, वो अनएडजस्टेड था। शुरू में देखो कंपनी वाले कह रहे थे 2,40,000, बैंक वाले क्या बदमाशी कर रहे थे, कितना पैसा बोले थे, वो हमारे अकाउंट में पता नहीं किस किस के चेक पे कर रहे हैं, तो बात में पता चला आखिर में हमारा असल बैलेंस कितना है, हम करीब करीब थे, फिर भी हम 2,40,000 मांग रहे थे, लेकिन चलो फिर भी कितना बैलेंस है, दिस इज द एक्चुअल आंसर। ठीक है, और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, हो सकता है मैं अभी आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त क्वेश्चन 2 नजर आ रहा है, द अकाउंटेंट ऑफ नवीन कंपनी is very much concerned note a considerable difference between the balance as per cash book which is 96,000, ये तो पॉजिटिव है, डेबिट, डेबिट का मतलब पॉजिटिव, एंड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट which is 28,000 ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब बैलेंस पॉजिटिव नहीं चल रहा। अब यहाँ देखो आपकी कैश बुक वाले कह रहे हैं हमारे अकाउंट में कितना पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक वाले बोले नहीं सर सॉरी आपके अकाउंट तो माइनस पे चल रहा है, कितना माइनस पे चल रहा है, यानी जो मैंने ऊपर टॉप पे तो भी बैलेंस लिखे थे, अभी एक लिखा था 2,40,000 पॉजिटिव, और बैंक वाले उस वक्त पॉजिटिव कह रहे थे, वो था 17,000 पॉजिटिव। लेकिन अब आप स्टार्ट करोगे ना, कैश बुक का बैलेंस तो रखोगे 96,000 डेबिट है पॉजिटिव, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस किस पे रखोगे, यानी वो माइनस से स्टार्ट होगा, बाकी सारी ट्रांजेक्शन कुल्लू से बिल्कुल सेम है ये सवाल, इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ, बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क, सिर्फ वैल्यूज के लिए वही देखिए, आउटस्टैंडिंग, अनकलेक्टेड, वो नवीन कंपनी का चेक नवीन कंपनी से एडजस्ट हो गया, गलत हो गया ना, नवीन कंपनी, हमारी कंपनी नवीन है, नवीन नहीं है। उसके बाद वही देखिए 2,000 आए तो 20,000 लिख दिए, रेंट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मार्कअप हमने रिकॉर्ड नहीं किया, शाहनवाज भाई ने 8,000 से जमा करवा दी लैपटॉप के, वो हमने रिकॉर्ड, सेम सवाल है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आगे के सवाल अभी आपने नहीं सोचने, वो 3, 4, 5, 6 वो मैंने करवाने, आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।